हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम लोग ऑडिटिंग का चैप्टर नंबर 5 सी इंटरमीडिएट ऑडिट का चैप्टर नंबर 5 पूरा कवर करा देंगे। ओल्ड कोर्स वाले स्टूडेंट भी जरूर देखें इस वीडियो को। आप समझ लीजिए आपका एसए 240 जो है वो कवर हो रहा है। ओके, अब इसके साथ ही हमने क्या क्या चीजें जो है और कवर कर ली, जरा ध्यान से सुनिएगा पूरी वीडियो, पहले ध्यान सुनिएगा। इनिशियल पार्ट जो है बहुत काम का है। चैप्टर नंबर 1 2 3 4 11 ये हमारा पहले से कंप्लीटेड है, डोंट वरी एट ऑल। इसके साथ साथ ही हम लोगों ने कंपनी ऑडिट और कारो इसकी भी रिवीजन कंप्लीट कर रखी है, और अब हमने आपको चैप्टर 5 भी जो है वो दे दिया है। अब आप लोग पूछेंगे सर वीडियोस है कहां पे। गुड क्वेश्चन। तो मैं आप लोगों को एक ऐसा जादुई लिंक दे रहा हूं जिसपे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप ऐसी जगह पे पहुंच जाएंगे जहां पे आपको आपकी प्रिपरेशन के इतने रिसोर्सेज मिलेंगे कि आप बोलोगे सर मजा आ गया। राइट। तो मैं वो लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, आई बटन में, हर जगह देने की कोशिश करूंगा। जाएं और उसको एंजॉय करें। और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें हैं, हर सब्जेक्ट के लिए उसके अंदर चीज़ें हैं, तो आपको वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग सकता है। अच्छा जी, इस वीडियो में हम कैसे रिवीजन करने वाले, प्रॉपर आप आईसीआई का स्टडी मटेरियल साथ रख लीजिए, और अगर आपके पास मेरे नोट्स हैं तो मेरे नोट्स साथ रख लीजिए। जो भी आपके पास है आप उसको बस फॉलो करते जाइए और मेरी वीडियो देखते जाइए। 1 घंटे में हम लोग पूरा रिवाइज कर लेंगे, फॉर श्योर हम 1 घंटे पूरा रिवाइज कर लेंगे। और आप ये देखिए कि अगर मैं आपको बताऊं कि हमने जो पुराने भी जितनी वीडियोस डाल रखी हैं, ऑलमोस्ट ऑडिट का हर चैप्टर जो है हम लोग 1 घंटे से 1.5 घंटे में रिवाइज कर रहे हैं। राइट, 1 से 1.5 घंटे में। तो इसका मतलब आप देखिए सिलेबस कितना स्क्वीज हो जाएगा। इसके बाद ऑडिट की आरटीपी, एमटीपी, केस स्टडी सब कुछ हमने और सॉल्व कर रखी है, वो भी आपके साथ में लिंक शेयर कर दूंगा, उसको एंजॉय कीजिएगा। अब वीडियो को लाइक करिए और प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने हर दोस्त के साथ जिसके एग्जाम जाने वाले। मुझे पता है तुम लोग उनसे अच्छा स्कोर करना चाहते हो, बट कोई बात नहीं, ये वाली वीडियो शेयर कर देना। और बस यार, फिर आप लोग जल्दी से पढ़ो और पास हो जाओ। ऑल द बेस्ट गाइज, गॉड ब्लेस यू। चलो जल्दी से अब शुरू कर दो चैप्टर नंबर 5। सबसे छोटा चैप्टर और एग्जाम में ऑलमोस्ट श्योर है इसमें से क्वेश्चन आना। सो यहाँ पे आपकी जो रोटी है, व्हाट इज रोटी गाइज, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड, वो बहुत ज़्यादा है। आप आराम से जो है नंबर स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि बहुत कम जो है वो उसका सिलेबस है, लेकिन आप बहुत सर्टेनिटी के साथ आंसर लिख सकते हैं। सो चैप्टर 5 है आईसीआई की बुक का, फ्रॉड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर इन दिस रिगार्ड। सबसे पहले मीनिंग ऑफ फ्रॉड जान लेते हैं, क्योंकि ये ही कम से कम 3 बार आपसे पूछा गया है। सो फ्रॉड इज एन इंटेंशनल एक्ट। अगर आपको चैप्टर 1 याद है तो आपको पता होगा कि फ्रॉड और एरर के बीच में जो डिफरेंस होता है वो होती है इंटेंशन। सो फ्रॉड इज एन इंटेंशनल एक्ट। आपसे रिक्वेस्ट, जब भी आंसर शुरू करें इंटेंशनल वर्ड जरूर वहां पे प्रोमिनेंटली लिख के आए। बाय वन और मोर इंडिविजुअल अमंग मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी, एम्प्लॉयज और थर्ड पार्टी, इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ डिसेप्शन, धोखा टू ऑब्टेन एन अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज। ओके, लीजिए। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रॉड, दिस इज हाउ फ्रॉड इज कंडक्टेड। राइट। सो इंटेंशनल एक्ट है। देखिए कितना आसान कर दिया मैंने आपके लिए इसको याद करना। इंटेंशनल एक्ट है, एक या एक से ज़्यादा इंडिविजुअल मिलकर करते हैं, वो इसमें से हो सकते हैं। क्या यूज़ करते हैं वो, डिसेप्शन, धोखा यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, टू ऑब्टेन एन अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज। लीजिए, एसए 240 हमारा सबसे मेन एसए रहेगा इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। एंड एसए 240 डील्स विद व्हाट, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपने मेरे साथ चैप्टर 1 पढ़ा है तो चैप्टर 1 के अंदर भी हमने पूरा का पूरा जो है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग के बाद एक पूरा पेज हमने इस बात पे डेडिकेट किया हुआ है। ओके, एनीवेज रिवीजन वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को एक ओके स्पीड में चीज़ें पढ़ाऊँ, बताऊँ, ताकि आप एग्ज़ाम में इसको करने लायक बने। और एक बात आपको पहले से ही इन्फॉर्म करता हुआ चलूँ कि रिवीजन वीडियो मैंने आपको शुरू में बताया था, रिवीजन वीडियोस कौन कौन से चैप्टर की अवेलेबल हैं, 1 2 3 4 11 और अब 5। राइट। कंपनी ऑडिट की भी पुरानी रिवीजन वीडियोस आप लोग देख सकते हैं, कंपनी ऑडिटर कारों की, वो एज इट इज़ एप्लीकेबल हो जाएंगी। यानी कि चैप्टर 10 भी आपका अवेलेबल है। तो आपके पास 4 और 3 7 चैप्टर की रिवीजन वीडियो अवेलेबल हो चुकी हैं कुल मिलाकर। ओके, तो ऐसे 240 का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखे जाएंगे, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लीजिए सर, देखिए, अब अगर मैं बात करता हूँ, मैं सिर्फ एक ही वर्ड बोलूँ, फ्रॉड, धोखा,
तो इसमें तो वो फ्रॉड भी आ गया जो आपकी वाली ने या आपके वाले ने आपको दिया था, है ना। डिसेप्शन तो उनकी तरफ से भी था। इश्क मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है ना। लेकिन क्या ऑडिटर को उस फ्रॉड से कुछ लेना देना है? आंसर इज नो। ऑडिटर का कंसर्न सिर्फ और सिर्फ उस फ्रॉड से है जो जिसकी वजह से मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ऑडिटर फ्रॉड इज अ ब्रॉड लीगल कॉन्सेप्ट and it is concerned with the fraud that causes a material misstatement in the financial statements. प्लीज रिमेंबर दिस लाइन कि फ्रॉड अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रॉड लीगल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऑडिटर जो है वो सिर्फ कंसर्न है किससे? ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ कंसर्न है उस फ्रॉड से जिसकी वजह से मेंटल मिसस्टेटमेंट हो रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और उस फ्रॉड को जिसकी वजह से मेंटल मिसस्टेटमेंट हो रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग अपनी पढ़ाई के लिए दो पार्ट्स में बांट के चलते हैं, रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड रिजल्टिंग फ्रॉम मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, राइट। So two types of intentional misstatement that are relevant to the auditor are misstatement resulting from fraudulent financial reporting and misstatement resulting from misappropriation of assets. तो पूरे चैप्टर का बंटवारा हमने दो पार्ट में कर दिया। आइए जी, देन फिर उन्हीं दो पार्ट्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होती है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसमें आपसे सवाल जो है पूछा जा सकता है। फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, बहुत ध्यान से एकदम माइन्यूटली इस चीज़ को सुनिएगा। आई होप फर्स्ट पेज आपको अच्छी तरह समझ आ गया। फ्रॉड की डेफिनेशन है, फ्रॉड एक ब्रॉड लीगल कॉन्सेप्ट है, लेकिन सर ऑडिटर सिर्फ उसी फ्रॉड से कंसर्न है जिसकी वजह से मेटल मिसस्टेटमेंट हो रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब उस फ्रॉड को जिसकी वजह से मेटल मिसस्टेटमेंट हो रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो पार्ट में बांट सकते हैं, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। नाउ कमिंग टू फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या क्या आता है? मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन, ऑल्ट्रेशन, सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन, ऑल्ट्रेशन किसकी? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की, फ्रॉम विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। पहला, ये वर्ड एज इट इज याद हो जाएंगे आपको, बस एक दो बार रिपीट करेंगे तो। मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन एंड ऑल्ट्रेशन, इतना बोली, फिर बोली किसकी? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की और उन डॉक्यूमेंट्स की जिनसे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं। देन सेकेंड चीज में फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या आता है? मिस रिप्रेजेंटेशन। मेरे साथ बोलिए क्या आता है, एक बार ये बोलना पड़ेगा बेटा आपको बैठ के। मिस रिप्रेजेंटेशन, बोलिए। मिस रिप्रेजेंटेशन और इंटेंशनल ओमिशन फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इवेंट, ट्रांजैक्शन और अदर सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन। ऊपर आपने क्या किया? ऊपर आपने किताबों के साथ छेड़छाड़ कर दी, आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को मैनिपुलेट किया, फॉल्सिफाई किया, ऑल्टर किया। नीचे आप क्या कर रहे हैं? आपने कुछ गलत लिखा है, इंटेंशनल ओमिशन कर दिया है। किस चीज़ का? किसी इवेंट का, किसी ट्रांजैक्शन का, या किसी अदर सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन का। एग्जाम्पल आप देंगे ज़रा कमेंट बॉक्स में मुझे, एग्जाम्पल दीजिए। कोई ऐसा इवेंट जो आप ओमिट कर गए और वो मिस रिप्रेजेंटेशन है, एग्जाम्पल दीजिए प्लीज़ ज़रा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में। ओके, इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये हमारा कीवर्ड है, और ये आपको पूरा याद करना पड़ेगा बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी इस पार्ट पे आपको। इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यानी कि आपका एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, उसको इंटेंशनली मिस अप्लाई किया है। और वो किससे रिलेट करता था? अमाउंट से, क्लासिफिकेशन से, मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। क्विक एग्जांपल, कैपिटल को रेवेन्यू दिखा दिया, रेवेन्यू को कैपिटल दिखा दिया। इंटेंशनली अगर आपने ऐसा किया तो वो भी फ्रॉड है। देन फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफर इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स दैट अदरवाइज मे अपीयर टू बी ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। यहाँ बात कर रहे हैं सर किसकी? आईसी को ओवरराइड कर रहे हैं आप लोग। किसको ओवरराइड कर रहे हैं? कम ऑन, आईसी को। सो फिर से इसको पूरा पढ़ना है, इस पे से क्वेश्चन आया हुआ है साहब। मैं कहता हूँ सबसे छोटा चैप्टर है और सबसे छोटे चैप्टर में से सर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मतलब क्वेश्चन हर बार पूछा हुआ है, तो ऑलमोस्ट हर पेज से मैं आपको बोलूँगा क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। लीजिए, तो क्या होती है फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? तो एज सच मीनिंग नहीं बताया, इंक्लूड करके डेफिनेशन दे दी, इन्वॉल्व करके डेफिनेशन दे दी। याद रखिए, मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन, ऑल्ट्रेशन, इसी वर्ड से आप शुरू करेंगे। किसका? अकाउंटिंग रिकॉर्ड का, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का। मिस रिप्रेजेंटेशन किस में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। किस चीज़ को लेके? इवेंट्स को, ट्रांजेक्शन को, सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन को, राइट। मिस एप्लीकेशन, सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। मिस एप्लीकेशन किसकी? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, चाहे अमाउंट्स है, चाहे क्लासिफिकेशन है, चाहे आप अगर ध्यान से देखें तो मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन होता था ना, डिफरेंस बिटवीन ACPD एंड रिक्वायर्ड ACPD, अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। सेम बात लिखी है यहाँ पे, राइट। क्योंकि फ्रॉड कुछ नहीं है, फ्रॉड इज इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट, खल्लास। और मिसस्टेटमेंट क्या था? डिफरेंस बिटवीन ACPD एंड रिक्वायर्ड ACPD एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, अगर आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं तो,
ओके। एंड फाइनली आप बोल सकते हैं कि सर फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हम ओवर राइडिंग ऑफ कंट्रोल यानी कि इंटरनल कंट्रोल की लिमिटेशन को भी इंक्लूड करके चलते हैं, ओवर राइडिंग ऑफ कंट्रोल बाय मैनेजमेंट। ओके, देन आते हैं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स पे। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स क्या बोलते हैं सर? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स का एक सिंपल सा मीनिंग है थेफ्ट ऑफ एन एंटिटीज एसेट। इस लाइन को आप लोग बार बार बोलेंगे, थेफ्ट ऑफ एन एंटिटीज एसेट। मेरे साथ, थेफ्ट एंटिटी के एसेट की, थेफ्ट एंटिटी के एसेट की चोरी is often perpetrated by employees in relatively small and immaterial amounts। तो कौन करता है जनरली? कौन है सर जो इस फ्रॉड को अंजाम देता है? बाय द एम्प्लॉयज इन रिलेटिवली स्मॉल एंड इमटेरियल अमाउंट्स। याद रखिएगा, मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व हो सकती है, और जब मैनेजमेंट इन्वॉल्व होगी तो दो इम्प्लीकेशन होंगे। नंबर वन, एक तो सर यहाँ पे इमटेरियल अमाउंट ना होकर वो मटेरियल अमाउंट होगा अगर मैनेजमेंट इन्वॉल्व होगी। देखिए, अगर एम्प्लॉय है और मैनेजमेंट है, तो अगर एम्प्लॉय है तो इमटेरियल अमाउंट होंगे, लेकिन अगर मैनेजमेंट है तो मटेरियल अमाउंट होगा, और it will be very difficult to find that misappropriation. It will be very difficult to detect that misappropriation. Why? Because rakshak ही भक्षक बन गया. Okay, so theft of an entity's asset, and it is done by perpetrated by employees in relatively small and immaterial amounts. Right? अगर ये वर्ड आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप इसके लिए बोल सकते हैं सर डन। ओके, एंड इज ऑफन डन बाय एम्प्लॉयज इन रिलेटिवली स्मॉल एंड इमटेरियल अमाउंट। वैसे तो आप परपेट्रेटेड ही लिख के आए तो ज़्यादा अच्छा है, अगर ना समझ आए तो आप डन लिख के आ सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कौन इन्वॉल्व होता है? जनरली एम्प्लॉयज़ करते हैं और स्मॉलर इमटेरियल अमाउंट्स का करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट भी हो सकती है, और मैनेजमेंट सर एक बढ़िया पोजीशन में होती है टू डिस्गाइज मतलब छुपाना, डिस्गाइज और कंसील, एंड देयरफॉर इट विल बी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। नाउ दिस पर्टिकुलर बुलेट इज़ अ क्वेश्चन इटसेल्फ जो कम से कम आपके मेरे हिसाब से न्यू कोर्स में कम से कम 3 से 4 बार पूछा गया। जब मैं बोलता हूँ 3 से 4 बार पूछा गया बेटा, 3 से 4 बार पूछा गया का मतलब एक सिंपल सा मतलब है कि 3 से 4 बार जो है ये आपके RTP MTP प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं जो है वो आया हुआ है। राइट, सो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट कैन बी अकम्प्लिश्ड इन वैरायटी ऑफ वेज इंक्लूडिंग, इसको पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप बताइए, आपको फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पता है, आपको मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स पता है। फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करता हूं तो मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन, ऑल्टरेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस एप्लीकेशन एंड ओवर राइडिंग ऑफ कंट्रोल। ओके, उसके आगे पीछे आप लोग वर्ड्स लगा सकते हैं। देन मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स की बात करता हूं तो थेफ्ट ऑफ एन एंटिटीज एसेट perpetrated by employees generally in small and immaterial quantities। मैनेजमेंट भी कर सकती है, एंड मैनेजमेंट इज मोर केपेबल ऑफ डिस्गाइजिंग और कंसीलिंग द मिसएप्रोप्रिएशन इन द वेज दैट आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। ओके, एंड देन हाउ मिसएप्रोप्रिएशन कैन टेक प्लेस। तो हमारे पास 4 मेजर हेडिंग है। एम्बेजलिंग द रिसिप्ट्स, स्टीलिंग द फिजिकल एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, causing an event to pay for goods and services not received, and using an entity's asset for personal use। ये आपके लिए स्टार क्वेश्चन है, एज इट इज आपसे जो है पूछा गया है 4 से 5 बार। राइट, 3 से 4 5 4 मतलब मान के चलो 3 से 4 बार मान लो। एम्बेजलिंग रिसिप्ट्स, एम्बेजलिंग रिसिप्ट्स क्या है? जो पैसे आए आपने उसको कंपनी के अकाउंट में ना लेके पर्सनल अकाउंट में ले लिया। ओके, बोलिए। अच्छा, स्टीलिंग फिजिकल एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपने आप में ही क्लियर है, आप कंपनी की इन्वेंट्री जो है वो चुरा के ले गए। वेरी सिंपल। ओके, या हो सकता है आपने कंपनी की मेरी इन्वेंट्री नहीं चुराई, लेकिन स्क्रैप एक काफ़ी सब्सटैंशियल पार्ट होता था, आपने वहाँ से चुरा लिया। ओके, आपने कॉम्पिटिटर के साथ मिली भगत करके कुछ टेक्नोलॉजिकल चीज़ें जो हैं वो चुरा ली। आपने जब बोलता हूँ तो मैनेजमेंट को बोल रहा हूँ। देन कॉजिंग एन एंटिटी टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिसीव्ड, नाम से बिल्कुल क्लियर है, फिक्टिशियस वाउचर्स के लिए पेमेंट हो रही है। राइट, आपकी किसी वेंडर से सेटिंग है, वो आपको कमीशन देता है अगर आप उसके थ्रू जो है सामान बिकवाते हैं, उसको ज़्यादा पैसा दिलवाते हैं तो। ओके, देन आपने सर एंटिटी के, ये तो सारे आर्टिकल्स को अच्छी तरह पता ही होगा, एंटिटी के एसेट को पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर लेना। चलिए, ये हो गया मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। अब ज़रा देखिए ध्यान से, अब हमारा पूरा फोकस इस समय कहाँ पे है? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स पे है। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स को हमने 2 पार्ट में बांट दिया है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स एंड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ
कैश, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश को हम नाम दिया डिफिल्केशन ऑफ कैश, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुड्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन गुड्स को हम लोग आईसीए के स्टडी मैट से एक बार पढ़ेंगे, और फिर हम लोग डिफिल्केशन ऑफ कैश पे बहुत फोकस करेंगे, क्योंकि डिफिल्केशन ऑफ कैश पे कम से कम नहीं तो 6 से 7 बार अभी तक जो है सवाल उठ चुका है। सही सुना आपने, 6 से 7 बार। गुड्स वाली चीज़ जो हमने आईसीएस स्टडी मटेरियल से पढ़नी है वो मैंने मार्क करके रखे हैं, उसमें इंपॉर्टेंट पोर्शंस, हम सिर्फ उसी को पढ़ेंगे। सो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स है क्या? सर, गुड्स को जिस पर्पस के लिए लाए हैं उस पर्पस के लिए यूज़ ना करना। गुड्स क्या है? हो सकता है आपका स्टॉक इन ट्रेड, हो सकता है आपके ऑफिस में डेली यूज़ में आने वाली चीज़ें हों, इंक्लूडिंग दी स्टेशनरी और दी प्लांट एंड मशीनरी। ओके, सो अब इसके बारे में आप लिखेंगे क्या क्या? देखिए, मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट करी हैं आईसीए के स्टडी मैट में, एग्जैक्टली ये चीज़ें आपने अपने दिमाग में रखनी है। सो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। हमें मैनेजमेंट को क्या करना पड़ता है उसके लिए? रिकॉर्ड कीपिंग, रूल्स एंड प्रोसीजर्स जो हैं बनाने पड़ते हैं, और एक्सटर्नल सिक्योरिटी। ये 3-4 चीज़ें हैं जो मैनेजमेंट कर सकती है। देखिए क्या क्या, फिर से बताता हूँ। रिकॉर्ड कीपिंग, रूल्स एंड प्रोसीजर्स एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी। रिकॉर्ड कीपिंग किसकी? फिजिकल क्वांटिटी की, कि भाई कितनी क्वांटिटी आई थी, कितनी क्वांटिटी गई, एटसेट्रा। रूल्स एंड प्रोसीजर्स, कि कौन जो है गुड्स उठा सकता है, कौन गुड्स को सर अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकता है। एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी, कि सर गुड्स जो हैं वो बाहर तो नहीं जा रहे विदाउट प्रॉपर अथॉरिटी। आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, क्विक एग्जांपल देता हूँ, ऑल्दो रिवीजन वीडियो फिर भी एक एग्जांपल देता हूँ। आप कभी क्रोमा जाएँ, रिलायंस स्मार्ट जाएँ, वहाँ से जब उनके एम्प्लॉयज़ बाहर निकलते हैं तो उनकी फ्रिस्किंग होती है, उनकी चेकिंग होती है, राइट। आईसीआई ने एक बहुत ही फनी सी पिक्चर आपको दिखाने की कोशिश करी है, प्लीज़ हंसिए एक बार। चलिए, हाँ जी, तो पहले तो ये समझ आ गया आपको। देखिए, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स क्या? सर, जो एंटिटी के गुड्स हैं उनको फॉर एनी पर्पस अदर देन देयर स्पेसिफाइड पर्पस यूज़ करना। वेरी सिंपल, जो एंटिटी के गुड्स हैं उनको फॉर एनी पर्पस अदर देन स्पेसिफाइड पर्पस यूज़ करना। तो उसमें हम क्या क्या लिखेंगे? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। मैनेजमेंट को सर काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स रखनी पड़ेंगी रिकॉर्ड कीपिंग की, साथ साथ में रूल्स एंड प्रोसेस बनाने पड़ेंगे कि कौन जो है गुड्स वाले एरिया में जा सकता है। जैसे कि कोई वेयर हाउस है तो उसके पास भाई एक की होनी चाहिए ना। क्रोमा के अंदर भी मैं देखता हूँ वेयर हाउस होता है, तो हर कोई नहीं जा सकता उस वेयर हाउस के अंदर। वहाँ के लिए की है, वहाँ के लिए एक पास कोड है, वहाँ के लिए एक ऑथराइजेशन है, राइट। देन उसके बाद एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी, देयर शुड बी एक्सटर्नल सिक्योरिटी, जो आपको बताया कि भाई कोई भी गुड्स जो है वो बाहर नहीं ले जाए जा रहे विदाउट प्रॉपर अथॉरिटी। आप क्रोमा से बाहर निकलते हैं, आपके पास बिल होना चाहिए, वो बिल चेक करता है, उसको पंच करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। मुझे पता है आपने कई बार उनकी सिक्योरिटी को धोखा दिया होगा, तो आपके मन में चल रहा होगा कि हम तो चैंपियन है, बट एनीवेज चलिए। देन गुड्स सर क्या हो सकता है? उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में हम डिस्कस करते हैं गुड्स क्या हो सकता है। तो सर, जो भी एंटिटी की प्रीमाइस पे है, इट में बी इन द फॉर्म ऑफ मशीनरी और इट में बी इवन द नेसेसिटी ऑफ द ऑफिस लाइक स्टेशनरी। तो गुड्स कुछ भी हो सकता है। कौन कर सकता है गड़बड़? कोई सबॉर्डिनेट यानी छोटा एम्प्लॉय भी कर सकता है, और कोई बड़ा व्यक्ति सर क्वाइट हायर अप इन दी मैनेजमेंट वो भी कर सकता है। अब ऑडिटर क्या करेगा गुड्स के लिए? ऑडिटर वेरी सिंपल, ऑडिटर सर एक तो रिकॉर्ड्स चेक करेगा, प्रॉपर रिकॉर्ड चेकिंग करेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, और रेशियो एनालिसिस भी कर सकता है। ऑडिटर इन तीन तरीके से जो है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स को पता लगा सकता है, मिस एप्रोप्रिएशन गुड्स का पता लगा सकता है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स को लेके वो चेकिंग कर सकता है कि मिस एप्रोप्रिएशन तो नहीं है। कैसे? चेकिंग थॉरोली द रिकॉर्ड्स, कंडक्टिंग फिजिकल वेरिफिकेशन। व्हाट इज फिजिकल वेरिफिकेशन? आई होप आपको आइडिया है कि भाई रिकॉर्ड्स में कितने और एक्चुअल में कितने हैं, है ना। देन उसके बाद रेशियो एनालिसिस लीजिए। अब उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, ऑल्दो आई लव माई वाइफ, ओके चलो ठीक है। ये पैराग्राफ यहाँ पे भाई नहीं आना चाहिए था, आई डोंट नो ये यहाँ पे क्यों है, कैसे है। तो आप जब भी पढ़ रहे हो तो इस पैराग्राफ को एक बार रीड कर लीजिएगा, बट इसका ऊपर वाले से एज सच कोई कनेक्शन जो है वो दिख नहीं रहा है मुझे। चलिए, तो ये हो गया हमारा मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। अब चलते हैं सर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स में गुड्स वाला पॉइंट। देन अब चलते हैं डिफेल्केशन ऑफ कैश। डिफेल्केशन ऑफ कैश मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करिए इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो डिफेल्केशन ऑफ कैश में सर हम लोग क्या क्या हो सकता है जरा देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले डिफेल्केशन ऑफ कैश में हम लोग कैश मेंट्स को इन्फ्लेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, कुछ समझाने लायक नहीं है। जो बिल था ही नहीं उसकी पेमेंट करके, जो बिल था उसकी ज़्यादा पेमेंट करके, टोटल वेजेस बढ़ा के पे कर सकते हैं, डमी वर्कर्स दिखा के अपनी जेब में डाल सकती है कोई व्यक्ति। एंड ओवरकास्टिंग ऑफ पेटी कैश एक्सपेंडिचर मोस्ट कॉमन है, छोटी जगहों पे आप देखेंगे मोस्ट कॉमन है कि भाई ज़बरदस्ती जो है पेटी कैश एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। ओके, तो ये 4 तरीके हैं कैशमेंट्स इन्फ्लेट करने का। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वाह कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट डिफेल्केशन ऑफ कैश तो अपने आप मोस्ट इंपॉर्टेंट था ही, उसके अंदर सप्रेसिंग कैश रिसिप्ट्स, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
राइट। जैसे कि आता है क्या, टीमिंग एंड लेडिंग। नाउ व्हाट इज टीमिंग एंड लेडिंग? टीमिंग एंड लेडिंग मैंने ऑल दो आराम से लिखा हुआ है पीछे, जरा देखिएगा। ये है डेटर 1 और ये है अकाउंटेंट। डेटर 1 ने पैसे दिए, अकाउंटेंट ने उसे अपने पर्सनल अकाउंट में डाल लिया और डेटर 1 आज तक आउटस्टैंडिंग है। अब डेटर 1 ज़्यादा समय तक आउटस्टैंडिंग रहेगा तो मैनेजमेंट की नज़र में आ जाएगा, मैनेजमेंट डेटर 1 को फ़ोन लगाएगी। इसलिए क्या होगा, जैसे ही डेटर 2 पैसे देगा तो डेटर 1 के अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे, मैनेजमेंट को लगेगा डेटर 1 ने पे कर दिया है। लेकिन याद रखिएगा डेटर 1 ने पहले पे कर दिया था, वो तो अकाउंटेंट की जेब में है। अब डेटर 2 आउटस्टैंडिंग है, ऑल दो इसने पे कर दिया है, तो जैसे डेटर 3 पे करेगा वैसे ही सर जी हम लोग डेटर 2 के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इन शॉर्ट कोई भी डेटर का अकाउंट जो है वो बहुत अनयूजुअल टाइम के लिए ड्यू नहीं रहेगा, जिससे मैनेजमेंट कभी भी उनको कॉन्टैक्ट नहीं करेगी। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है, ये सब शुरू कैसे होता है? ये सब शुरू ऐसे होता है कि भाई एक एम्प्लॉय को लगता है कि मेरे को कुछ पैसों की ज़रूरत है, फॉर द टाइमिंग मैं पैसे कहीं से ले आऊँ, और उसके बाद वो उस तरह एक डेटर से पैसे लेके अपने अकाउंट में डाल देता है और सोचता है जब उसके पास पैसे आएंगे तो वापस लौटा देगा। लेकिन ऐसा काम वही करते हैं जो डिसऑनेस्ट होते हैं, उन्हें कोई ना कोई गंदी लत होती है, और एक बार सर जिसको लत लग गई वो कुछ नहीं कर सकता। याद रखिएगा वो पैसे कभी वापस नहीं डाल पाता बिजनेस में अपने मालिक के अकाउंट में, और फिर उसके साथ गलत ही होता जाता है। ओके, आइए। देन टीमिंग एंड लीडिंग एक चीज़ है, अनऑथराइज रिबेट और अलाउंस और डिस्काउंट दिला देना कस्टमर को, ठीक है जी। देन एंड मिस अप्रोप्रिएटिंग द अमाउंट पेड बाय देम, मतलब आपने क्या किया, पैसे मिले लेकिन आपने उनसे तो फुल पैसे लिए, लेकिन आपके पास कुछ कोड्स थे, आपने वो कोड्स लगा के जो आपने उनसे 900 रुपये लिए, लेकिन एक्चुअली में सर आपने उन कोड के बाद जो उनसे 700 रुपये लेने थे तो 200 रुपये आपने भी पॉकेट में डाल दिए। अच्छा जी, राइटिंग ऑफ, आपने एक डेट को क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, एक्चुअली में जब उसका पैसा आया तो अपनी जेब में डाल दिया। कैश सेल्स को आपने फुली अकाउंटिंग नहीं करी, ये तो हमारे साथ भी हुआ है। हमारे पास एक भाई साहब होते थे, नाम तो उनका भगवान वाला था लेकिन काम उनके चोरों वाले थे। तो नॉट अकाउंटिंग फॉर कैश सेल्स फुली, देन नॉट अकाउंटिंग फॉर मिसलेनियस रिसिप्ट्स, एग्जांपल सेल ऑफ स्क्रैप एटसेट्रा, बहुत अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एंड राइटिंग डाउन एसेट्स वैल्यू इन एंटायरली, सेलिंग देम सब्सिक्वेंटली एंड मिस अप्रोप्रिएटिंग द प्रोसीड्स, तो एसेट्स की वैल्यू को गायब कर देना बुक्स में और बाद में बेच के सर उसके पैसे को अपनी जेब में डाल लेना। सप्रेसिंग कैश रिसिप्ट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोई भी बच्चा इसे मिस नहीं करेगा। लीजिए सर, और फिर फाइनली एक बात बोलते हैं, बाय कास्टिंग रॉन्ग टोटल इन कैश बुक, सो दिस इज ऑल्सो डन कि सर कैश बुक का आपने टोटली रॉन्ग कर दिया और बैलेंस जो है आपने अपने पॉकेट में भर लिया। Okay, so this is how cash is defalcated or cash is misappropriated, and very important question। लीजिए, टीमिंग एंड लीडिंग मैंने आपको समझा ही दिया है। अब आते हैं सर इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे पूरे ऐसे के, ऑल दो कायदे से मैंने आपको ये चैप्टर 1 के अंदर कवर करा रखा है, लेकिन मैं फिर से इसके बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। देखिए, जब भी आपसे कोई पूछ लेना क्या ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, तो ये पूरा का पूरा एक फ्लो बना के मैंने आपको दिया है, इसी फ्लो में जो है आप आंसर लिख के आएंगे यहाँ तक। ओके, क्या है वो फ्लो, जरा ध्यान सुनिए। सो लेट्स गो विद द फ्लो, और फ्लो बोलता है कि जी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, सर शक्ल क्यों नहीं दिखा रहे हो भाई, बाल जो है ना, बाल क्या बताऊँ, ऐसे हालात में तुम्हें दिखा दी ना तुम घबरा जाओगे। एनीवेज चलो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है सर? प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ फ्रॉड की मैनेजमेंट की है, और दोज चार्ज विद गवर्नेंस की है। राइट, मैनेजमेंट का काम है कि सर जी वो एम्फसाइज करें प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड प्रिवेंशन पे, डिटेक्शन पे। ओके, और इसके लिए आपको अब ये तो पता होगा इसके लिए मैनेजमेंट क्या बनाती है, आईसी। ओके, सो पहले पैराग्राफ में हमेशा डिस्कस करेंगे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर पैराग्राफ वाइज पूरा फ्लो देखिए। सो एज पर एस 240 द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिवेंशन, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड रेस्ट विद बोथ TCWG एंड मैनेजमेंट। ओके, तो मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि सर वो TCWG के साथ मिलकर एम्फोसिस दे किस पे, फ्रॉड प्रिवेंशन डिटेक्शन पे। ओके, देन इसके लिए सर उन्हें कल्चर ऑफ ऑनेस्टी बनाना पड़ेगा, एथिकल बिहेवियर बनाना पड़ेगा, और इसमें सर TCWG की ओवरसाइट होना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए, अब ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये तो आपको घोटा लगा होगा कि भाई ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर कॉज्ड बाय फ्रॉड और एरर। आप आगे भी लिख सकते हैं, एंड वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, एंड देन टू रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट एज पर दी एसेज, एंड रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट एज पर दी एसेज। ओके, देन अब उसके बाद देखिए पूरा फ्लो देखिए, पहले प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव बता दिया। अब ओइंग टू आइला वी ऑल नो कि भाई हमेशा देयर इज एन अनअवॉइडेबल रिस्क दैट सम मिडिल मिसस्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल नॉट बी डिटेक्टेड। देयर इज ऑलवेज एन अनअवॉइडेबल रिस्क, राइट? Even though audit is performed and planned in accordance with SA, still there will always be an unavoidable risk that some middle statement of the financial statement will not be detected. Now risk of non-detecting, आपको पता है कि भाई कब होता है नॉन डिटेक्टिंग का रिस्क ज़्यादा? नंबर 1, जब फ्रॉड हो,
एरर को डिटेक्ट करने के चांसेस जो हैं वो एरर को डिटेक्ट करने के चांसेस ज़्यादा हैं, यानी कि नॉन डिटेक्शन के चांसेस कम है, और फ्रॉड के नॉन डिटेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। वाई? एक ही लाइन बार बार चैप्टर 1 से, इट इन्वॉल्व्स सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम डिजाइन टू कंसील। ओके, प्लीज ये लाइन आपने बहुत बार पढ़ी है, आइला के अंदर भी पढ़ी है आपने। फ्रॉड के अंदर क्या होता है? सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम्स डिजाइन टू कंसील इट। एंड फिर आप मुझे बताएंगे, देखिए फ्लो देखिए, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? ओनिंग टू आइला, ऑलवेज अनअवॉइडेबल रिस्क है, रिस्क ऑफ नॉन डिटेक्टिंग फ्रॉड के ज्यादा है, एंड मैनेजमेंट फ्रॉड के तो और भी ज्यादा है। फ्रॉड के रिस्क, फ्रॉड के नॉन डिटेक्शन के रिस्क ज्यादा है, लेकिन मैनेजमेंट फ्रॉड के तो और भी ज्यादा है, राइट? वाई? बिकॉज मैनेजमेंट इज इन अ पोजिशन directly indirectly manipulate accounting records, present fraudulent financial reporting, and override control procedure designed to prevent similar frauds by other employees, right? So एक तो वो accounting records को manipulate कर सकती हैं, fraudulent financial reporting पूरी उनके हाथ में है, एंड वो कंट्रोल्स को ओवरराइड कर सकते हैं जो जनरली एम्प्लॉयज जो है वो नहीं कर सकते। देन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, पूरा फ्लो देखिए, और आपको मजे की बात, अगर आपने ऑडिट ढंग से पढ़ा है, ये सब चीज़ें आपको आती है, बस मैं फ्लो बता रहा हूँ। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? ओनिंग टू आइला क्या प्रॉब्लम होती है? रिस्क ऑफ नॉन डिटेक्टिंग ऑफ फ्रॉड इज ग्रेटर देन रिस्क ऑफ नॉन डिटेक्टिंग ऑफ एरर, एंड मैनेजमेंट फ्रॉड को डिटेक्ट करना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज उनकी पोजीशन की वजह से वो इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं, और कंट्रोल्स को ओवरराइड कर सकते हैं। देन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, आपको एक एक वर्ड इसका याद होना चाहिए। हाँ, मेंटेनिंग एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट, कंसीडरिंग द पोटेंशियल। ये आपको मैं बताऊँ कहाँ पढ़ाया था हमने? चैप्टर 1 में जब आप पढ़ते हैं बेटा, चैप्टर 1 में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जब आप पढ़ते हैं तो क्यों होता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, उसके अंदर की लाइंस उठा के यहाँ पे लिखी हैं। कंसिडरिंग पोटेंशियल फॉर मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स एंड रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट ऑडिट प्रोसेस जो इफेक्टिव होते हैं एरर के लिए, वो सर फ्रॉड के लिए इफेक्टिव नहीं हो सकते हैं, राइट? लीजिए अब आते हैं सर कंक्लूजन पे, ऑडिटर्स फेलियर्स एंड नेग्लिजेंस। सो अगर ऑडिट होने के बाद मिस स्टेटमेंट पकड़ी जाती है ईदर फ्रॉम फ्रॉड और एरर, तो क्या आप उसे ऑडिट का फेलियर मान सकते हैं? आंसर इज नो। इट विल नॉट बाय इटसेल्फ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इट विल नॉट बाय इटसेल्फ इंडिकेट अ फेलियर टू कंडक्ट एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेस। ये लाइन जरूर लिख के आइएगा। इफ सब्सिक्वेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज डिस्कवर्ड वेदर बिकॉज ऑफ फ्रॉड और एरर, अब अंडरलाइन करिए, इट विल नॉट बाय इटसेल्फ इंडिकेट अ फेलियर टू कंडक्ट एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेस। देन ये लाइन कोट करिएगा, इफ देयर रिमेन्स अ डीप लेड फ्रॉड इन द अकाउंट्स, जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन में लाइट में ना आता, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज फेलियर ऑफ ऑडिट प्रोवाइडेड दैट ऑडिटर वाज नॉट नेग्लिजेंट। डीप लेड फ्रॉड था, डीप लेड कीवर्ड। इफ देयर रिमेन्स अ डीप लेड फ्रॉड, कितनी चर्चा हुई थी क्लासेस में इसके ऊपर। इफ देयर रिमेन्स अ डीप लेड फ्रॉड इन द अकाउंट्स इन नॉर्मल कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन दैट वुड नॉट कम टू लाइट in normal course of examination, then it will not be considered as failure of audit if the audit was conducted in accordance with essays. He was not negligent. Then अब ऑडिटर नेग्लिजेंट कम नहीं माना जाएगा, ऑडिटर विल नॉट बी कंसिडर्ड नेग्लिजेंट अगर उसने एसेज और एलआर के हिसाब से ऑडिट किया है। अच्छा, अब हम ये कब मानेंगे कि एसेज और एलआर के हिसाब से ऑडिट किया है? जब ऑडिट प्रोसीजर उसने प्रॉपर फॉलो की हो, उसका ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट हो, और उसकी रिपोर्ट सूटेबल हो डिपेंडिंग अपॉन द कंक्लूजंस व्हिच वर बेस्ड ऑन द एविडेंस। तो अगर तीन चीज़ें हमें मिल जाएं कि ए उसके ऑडिट प्रोसीजर जो है वो सर सूटेबल थे, उसके ऑडिट एविडेंस जो है वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट था, और साथ साथ उसकी ऑडिट रिपोर्ट जो थी वो सूटेबल ऑडिट रिपोर्ट थी, ओके, एंड ऑल दिस कैन बी चेक बाय ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन लास्ट में जाते जाते एक लाइन हम लोग ज़रूर लेके आएंगे कि भाई इनहेरेंट लिमिटेशन जो है दे कैन नॉट बी यूज एज जस्टिफिकेशन फॉर द ऑडिटर टू बी सेटिस्फाइड विद लेस देन परसुएसिव ऑडिट एविडेंस। यानी कि अगर लेस देन परसुएसिव ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करा ऑडिटर ने, तो हम लोग इसको कभी भी, आइला को, इनहेरेंट लिमिटेशन को हम लोग कभी भी रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं मान सकते कि आप लेस देन परसुएसिव ऑडिट एविडेंस जाएं। आपको ऑडिट एविडेंस तो परसुएसिव लेनी है। कॉन्क्लूसिव अगर 100% होता है तो परसुएसिव में बोलता हूँ कि लेस देन 100% होता है, लेकिन हाई होता है। आप लेस देन परसुएसिव लेंगे तो सर हम आइला का सपोर्ट आपको नहीं लेने देंगे किसी भी हाल में। लीजिए, काफ़ी मेजर पार्ट्स हमने कंप्लीट किया। अब आते हैं फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स पे। बस मैं आपको बता दूं कि आधा चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। फ्रॉड रिस्क फैक्टर में है क्या? तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर बेसिकली वो इवेंट और कंडीशन है, या वो इवेंट और कंडीशन है जिससे फ्रॉड करने वाले को इंसेंटिव या प्रेशर मिलता है। कम ऑन, वो इवेंट और कंडीशन है जिससे फ्रॉड करने वाले को इंसेंटिव या प्रेशर मिलता है, ओके, या अपॉर्चुनिटी मिलती है, या मौका मिलता है रैशनलाइज करने का अपने फ्रॉड को। तीन बातें याद रखिए, इवेंट और कंडीशन है जिससे इंसेंटिव प्रेशर मिल रहा है, या अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या वो उसका
उसके एटीट्यूड पे इम्पैक्ट डाल रहा है कि भाई वो रैशनलाइज कर देगा कि फ्रॉड है। जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ, जितने सीए कोचिंग टीचर वाले आपको मैसेज करते हैं और आप हैरान होते हैं कि आपका नंबर उनके पास कैसे गया, मैं बताता हूँ, उन्होंने आपका नंबर एक व्यक्ति से बाय किया है, परचेज किया है पैसे देके। उस व्यक्ति ने इलीगल तरीके से सर, या तो आईसीआई की किसी ब्रांच से या कहीं ना कहीं से तो सोर्स होगा ना उसका भी, उसने कहीं ना कहीं से सर वो नंबर इलीगल तरीके से लिया, टीचर्स ने इलीगल तरीके से आपका नंबर लिया, और टीचर्स जब आपको मैसेज करते हैं आपकी प्राइवेसी हर्ट करते हैं। लेकिन आप किसी भी टीचर से बोलेंगे कि सर ये मैसेज आते हैं, मैं तो बोलेंगे भाई इट्स पार्ट ऑफ माई बिजनेस, दे विल ट्राई टू रैशनलाइज इट, they will try to provide reasons for doing a thing which is not legal one and which is not ethical two. ओके, सो ये चीज़ें जो हैं याद रखिएगा। फ्रॉड रिस्क फैक्टर क्या है? वो इवेंट्स और कंडीशन है जो आपके लिए इंसेंटिव प्रेशर, फ्रॉड करने वाले के लिए इंसेंटिव या प्रेशर क्रिएट करती हैं। ओके, अब देखो एक व्यक्ति के पास नंबर है और जैसे ही वो व्यक्ति बोलते हैं ना मेरे पास सारे सी स्टूडेंट्स का नंबर है, सो एक इंसेंटिव है, प्रेशर, इंसेंटिव क्रिएट हो जाता है, राइट, अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है, और फिर रैशनलाइजेशन के लिए तो हमारे पास है भाई बिजनेस कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है, और मैं तो हमेशा आपको सिखाऊंगा कि देखो बिजनेसमैन बनो, लेकिन अपने माइंड में रतन टाटा साहब को रखो, ऑनेस्ट लोगों को अपने माइंड में रखो, अजीम प्रेम जी को रखो, इन लोगों को अपने माइंड में रखो। आप एक अच्छे इंसान बनो, अब्दुल कलाम जी को अपने माइंड में रखो। और ठीक है, मतलब ठीक है यार, मैं कैसे समझाऊं आपको ये बात कि भाई अल्टीमेट बिजनेस तभी चलता है जब आप उस बिजनेस में क्या प्रोवाइड कर पाते हैं, वैल्यू प्रोवाइड कर पाते हैं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्या प्रोवाइड कर पाते हैं? वैल्यू प्रोवाइड कर पाते हैं। आप कितने ही बड़े चौधरी बन जाओ, अगर आप एक्चुअल में वैल्यू नहीं दे रहे हो ना अपने कस्टमर को, आपका बिजनेस नहीं चलेगा। और फिर चाहे आप अगर आप ऐसी हरकतें करो, मुझे एक बात, मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, टीचर, जब हम टीचर को देखते हैं हमारे मन में आता है कि सर ही इज़ द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन। मेरे दिमाग में तो टीचर की छवि ऐसी होती है, ऑनेस्ट है, एथिकल है, राइट। और अगर वो ही ये काम कर रहा है कि सर आपके नंबर खरीद के आपको मैसेज कर रहा है, मतलब मेरे को अंदर से दुख होता है। और हमें भी लोग बिजनेसमैन बोलते हैं, सर आप तो बिजनेसमैन हो। हाँ हूँ मैं, सर मैं इनसे इंस्पायर्ड हूँ। मैं ये नहीं बोलता कि भाई मैं सबसे ऑनेस्ट, सबसे समझदार, सबसे सच्चा, नहीं भाई, नहीं, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता। हम तो ऑडिट में पढ़ाते हैं ना, रीजनेबल एश्योरेंस, रीजनेबल, ओके। सो वो रीजनेबल एश्योरेंस पूरी देने की कोशिश करिए अपनी ज़िंदगी में हर जगह, हाई बट नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट जो भी कमिटमेंट करते हैं ना आपसे, एब्सोल्यूट वो एक छल है। आइए, और एक छल वर्ड मैं रामायण देख के नहीं, मैं वैसे ही जनरली बहुत ज़्यादा बोलता हूँ। लीजिए, तो सत्संग भी हो गया सर रिवीजन वीडियो के बीच में, रियली सॉरी बट दिस वाज इंपॉर्टेंट। आइए, सो फ्रॉड रिस्क फैक्टर क्या है? वो इवेंट्स और कंडीशन है जिनसे इंसेंटिव और प्रेशर क्रिएट हो जाते हैं, जिनसे अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड मिल जाती है, और जिनके कारण हमें अपॉर्चुनिटी टू रैशनलाइज द फ्रॉड भी मिल जाती है। ओके, लीजिए, अब ये इन 3 शब्दों का जन्म कहाँ से हुआ, ये देखिए। ये क्वेश्चन आपके मैंने स्कैनर से लिया है। वेदर फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मिसअप्रोप्रिएशन एसेट involves incentive or pressure to commit, a perceived opportunity to do so, and some rationalization of the act. Explain with some examples. So हर fraud के पीछे यही 3 चीज़ें छुपी होती हैं। Every fraud is backed by 3 things: incentive or pressure, opportunity, and rationalization. Incentive or pressure, opportunity, and rationalization. आइए सर देखिए, ज़रा पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये बहुत जेनरिक आंसर है, और वर्ड बाय अगर आप मुझसे पूछें कि बहुत स्पेसिफिक आंसर है, तो स्पेसिफिक आंसर सर यहाँ पे कि फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इंसेंटिव किस तरह के होते हैं, अपॉर्चुनिटी किस तरह की होती है, एटीट्यूड और रैशनलाइजेशन कहाँ से आता है। ऐसे मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स के केस में इंसेंटिव, अपॉर्चुनिटी और रैशनलाइजेशन, ये स्पेसिफिक आंसर है। ये बहुत जेनरिक आंसर है, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है कि भाई फ्रॉड किसी तरीके का भी हो, उसके अंदर इंसेंटिव होता है, अपॉर्चुनिटी होती है और रैशनलाइजेशन होती है। तो एक्सप्लेन कीजिए। हाँ जी, बिल्कुल होता है सर, फ्रॉड किसी भी तरह का हो, चाहे फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो, चाहे मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स हो। मेरा मानना है कि अगर हम ये पढ़ लेंगे 1 पेज और ये 2 पेज, आपका ये आंसर अपने आप कवर हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, और आपसे इंडिविजुअली भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्कस द फ्रॉड रिस्क फैक्टर इन रिलेशन टू फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग विच गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू कमिट अ फ्रॉड। तो आपको फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का अपॉर्चुनिटी के फ्रॉड रिस्क फैक्टर डिस्कस करने पड़ेंगे, यानी ये वाले। इसको आपने बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखने का है। क्या बोलती पब्लिक? सही बोलती पब्लिक। चलिए आइए, तो अब आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ बेटा। देखो, फ्रॉड रिस्क फैक्टर क्या है? वो इवेंट और कंडीशन जिससे सर इंसेंटिव और प्रेशर मिले, या फिर जिससे अपॉर्चुनिटी टू कमिट मिले, या फिर रैशनलाइजेशन मिले एक्ट की, वो होते हैं हमारे क्या?
फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। फ्रॉड रिस्क फैक्टर को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके चलते हैं और तीनों पार्ट यहाँ पे लिखे हैं विद एग्जांपल्स, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप ये डिटेल्ड वर्जन पढ़ें, क्योंकि वो जो बेसिक वर्जन है, वो जो अपना बेसिक वर्जन है, वो इस डिटेल के बाद अपने आप कवर हो जाएगा। आइए सर, तो सबसे पहले चलते हैं फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, एग्जांपल्स फॉर फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और सबसे पहले हम इंसेंटिव और प्रेशर पढ़ते हैं। बहुत सिंपल है, याद करने हैं आपको, याद करने हैं, हिम्मत लगा के याद करने हैं। तो इंसेंटिव और प्रेशर की बात करते हैं। सबसे पहले इंसेंटिव और प्रेशर कहाँ से आता है सर? फ्रॉड का, कॉम्पिटिशन से। सबसे पहले आप हमेशा वो एग्जाम्पल ध्यान रख के चलिए कि एक तरीके से बच्चों के नंबर इलीगल तरीके से निकाल के उनको मैसेज करना एक फ्रॉड है। मेरी नज़र में वो एक फ्रॉड है, सिंपल सी बात है। आप अगर ध्यान से देखें ना, ये देखो ना फ्रॉड की डेफिनेशन भाई, ये देखो फ्रॉड की डेफिनेशन जो मैंने आपको लिखवाई थी, देखो ना क्या है, इंटेंशनल है, ओके, इन्वॉल्विंग डिसेप्शन। आपको मैसेज आते हैं हमारे इतने रैंक होल्डर्स थे, हमारा ये था, हमारा, आपको रैंक होल्डर्स की भी किसी दिन असलियत बताऊंगा मैं, राइट। और वो क्या चाहते हैं आपसे? इलीगल एडवांटेज चाहते हैं, आपसे फीस लेना चाहते हैं, आपसे बोथ ग्रुप की फीस एक बार में ले ली जाती है और उसके बाद कैसा पढ़ाया जाता है वो आपको ही पता है, आपको कॉलेज छुड़वा दिया जाता है, आपको अननेसेसरी आपको इन्फ्लुएंस किया जाता है। एनीवेज, सो अब देखिए ये क्यों आता है, ये इंसेंटिव और प्रेशर क्यों आता है? कंपटीशन को देख के, कंपटीशन को देख के सबसे ज़्यादा इंसेंटिव और प्रेशर आता है, भाई वो तो इतना आगे बढ़ रहा है, हम कैसे आगे बढ़ें। देन वल्नरेबिलिटी क्या? अगेन रिस्क, चीज़ें बहुत जल्दी बदल रही हैं, फेस टू फेस से सर सैटेलाइट से सर जी मोबाइल ऐप, और मोबाइल ऐप से जाने पता नहीं अब क्या आएगा। पुरानी चीज़ें ऑब्सलीट होती जा रही हैं, तो जो पुरानी चीज़ें हैं सर अब वो किस तरफ जाएंगी? फ्रॉड की तरफ भागने की कोशिश करेंगे। हर कोई नहीं, बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट। सो कंपटीशन, वल्नरेबिलिटी, डिक्रीज इन कस्टमर डिमांड, कस्टमर की डिमांड खत्म हो गई, अब आप सर अब इलीगल मीन्स पे जा रहे हैं सर, किस तरह से आप मैक्सिमम कस्टमर्स तक पहुंच पाए। ऑपरेटिंग लॉसेस, आप देख रहे हैं किस तरह के प्रेशर आपके ऊपर क्रिएट हो रहे हैं, कंपटीशन की वजह से, रिस्क मैं बोलूँगा बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज की वजह से, कस्टमर डिमांड की कमी की वजह से, ऑपरेटिंग लॉसेस की वजह से। नेगेटिव कैश फ्लो, एक ही बात है, रैपिड, मतलब मैंने ऊपर वाले से इसको कनेक्ट करके चल रहा हूँ, ऑपरेटिंग लॉसेस और नेगेटिव कैश फ्लो को आप एक साथ लिख सकते हैं। देन रैपिड ग्रोथ और अनयूजुअल प्रॉफिटेबिलिटी, आपके ऊपर प्रेशर है। आप स्टार्टअप्स के एग्जांपल देते हो, स्टार्टअप्स जब फंडिंग ले लेते हैं उनके ऊपर अनयूजुअल प्रेशर होता है रैपिड ग्रोथ दिखाने का, और इस चक्कर में कभी कभी वो लोग इलीगल मीन्स में, इलीगल चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इलीगल बोलूँ या अनएथिकल बोलूँ, दोनों एक ही, मैं तो दोनों को एक ही तराजू में तोल देता हूँ, राइट। रैपिड ग्रोथ और अनयूजुअल प्रॉफिटेबिलिटी, न्यू अकाउंटिंग स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। आप किसी तरह से रिपोर्टिंग पहले कर रहे थे, अब नए सर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स आई, उसके हिसाब से सर आपके ऊपर इंसेंटिव बन गया, मतलब आपके प्रेशर बन सकता है कि यार मैं नई के हिसाब से मैं रिपोर्टिंग करूंगा तो सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी, इसलिए आपने उसको फॉलो नहीं किया, यू वर इन प्रेशर। सो ये देखिए आपको याद करने पड़ेंगे बेटा, कंपटीशन, वल्नरेबिलिटी, डिक्लाइन इन कस्टमर डिमांड, ऑपरेटिंग लॉसेज, नेगेटिव कैश फ्लो, ग्रोथ और अनयूजुअल प्रॉफिटेबिलिटी, रैपिड ग्रोथ और अनयूजुअल प्रॉफिटेबिलिटी एंड अकाउंटिंग स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। ये आपसे पूछ लिया जाएगा, डिस्कस द फ्रॉड रिस्क फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग विच क्रिएट्स इंसेंटिव और प्रेशर। तो आपको ये लिख के आने पड़ेंगे। इन जनरल आपसे पूछ लिया जाए कि भाई फ्रॉड में हमेशा इंसेंटिव, प्रेशर और अपॉर्चुनिटी होती है, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए एग्जांपल के साथ, तो आप ये लिख के आएंगे। और मैं आपको खुद बोल रहा हूँ, एक बार ये कवर हो गए तो ये अपने आप कवर हो जाएंगे, नो वरीज एट ऑल। आइए अपॉर्चुनिटीज़ पे चलते हैं सर, एक बार रीडिंग करेंगे इसको, अपॉर्चुनिटीज़ पे चलते हैं कि अपॉर्चुनिटी जो है वो फ्रॉड रिस्क फैक्टर इन रिलेशन टू फ्रॉड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में अपॉर्चुनिटीज़ कैसे आ जाती हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, सर हमारे को पता है हमारे पास कुछ ऐसी पार्टीज़ हैं जिनके साथ मिलकर हम लोग फ्रॉड कर सकते हैं, तो यू हैव दी अपॉर्चुनिटी कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करो और अपने बिजनेस की अकॉर्डिंग टू योर नीड सेल्स बढ़ा लो या घटा लो। फाइनेंशियल प्रेजेंस और एबिलिटी टू डोमिनेट अ सर्टेन इंडस्ट्री, जब आप इस तरीके से आप एक इंडस्ट्री में आप एक लीडर होते हैं, आप डोमिनेट कर सकते हो उस इंडस्ट्री को, आपके पास बहुत बड़ा हिस्सा है उस मार्केट का, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको कोई ज़्यादा कुछ पूछने वाला नहीं है। हाँ जी, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप हो सकता है कस्टमर से मन चाहा पैसा ले लें, और ये यहाँ पे आपके बिजनेस के एथिक्स नजर आते हैं। प्लीज़ इस बात को, इन बातों को इंपॉर्टेंस दीजिए अपनी ज़िंदगी में, पैसा ही हर चीज़ नहीं है, बिलीव मी, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन पहला हो गया रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, देन आपकी एबिलिटी टू डोमिनेट अ सर्टेन इंडस्ट्री, इसके ऐसे ऐसे एग्जांपल दे सकते हो ना तुम्हारे ना बस तोते उड़ जाएंगे। एनीवेज, asset liability revenue or expenses based on significant estimate that involve subjective judgments or uncertainties that are difficult to corroborate। यानी कि आपके पास क्या है, आपके पास सर जहाँ पे एस्टिमेट्स बनाने का मौका है वहाँ फ्रॉड कर सकते हैं। एस्टिमेट है, मैं बोलूँ जहाँ एस्टिमेट बनाने का मौका है यानी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एस्टिमेट हो सकता है आप विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ रह के भी बना रहे हो, लेकिन फिर भी आप गलत चीज़ लिख रहे हो। ओके, देन
अनयूजुअल और हाईली कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, बहती गंगा में हाथ धो लेना, कोई बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन हो रही है, आपने सोचा चलो भाई इसकी आड़ में कुछ छोटे मोटे चीज़ें जो है वो भी निपटा देते हैं। ओके, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे आपका बिजनेस होता है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे आपका बिजनेस होता है, सिग्निफिकेंट ऑपरेशन लोकेटेड और कंडक्टेड अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर इन jurisdiction where different business environment and culture exist। आपके पास फिर से मौका है वहाँ पे फ्रॉड करने का। देन टैक्स हेवन jurisdiction का फ़ायदा उठा सकते हैं। वोडाफोन का केस देखिए एक बार ज़रा, वोडाफोन का केस देखिएगा एक बार, उन्होंने क्या किया था, वोडाफोन, हचिसन और आपका एक सीपी होल्डिंग्स करके कुछ थी ना, राइट। तो आपके बैंक अकाउंट अगर बाहर हैं, आपकी सब्सिडी ब्रांच ऑपरेशन टैक्स हेवन में ऑपरेट करती है, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आपको किसी को कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना है, राइट। तो ये दोनों आपकी ज्योग्राफी रिलेटेड हो गए हैं, ये आपकी ट्रांजैक्शन रिलेटेड हो गए, ये एस्टिमेट रिलेटेड हो गया है। एंड देन आपके रिलेटेड पार्टी और आपकी डोमिनेंस रिलेटेड पार्टी, डोमिनेंस, एस्टिमेट, अनयूजुअल और कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस, एंड देन आपकी ज्योग्राफी रिलेटेड, आप इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे काम करते हैं, आप टैक्स हेवंस में आपकी सब्सिडीज एक्सेट्रा हैं, वो सब चीज़ें, राइट। अब चलते हैं सर एटीट्यूड और रैशनलाइजेशंस पे। एटीट्यूड और रैशनलाइजेशन का एक सिंपल सा आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक एम्प्लॉय ये सोच सकता है कि मेरा बॉस इतना कमा रहा है, अगर थोड़ा सा मैंने चुरा लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। या ये हो सकता है कि बॉस भी जो है वो चोरी चकारी करके पैसे कमाता है, बॉस भी जो है वो 2 नंबर के धंधे में इन्वॉल्व है, तो उनके एम्प्लॉयज़ को, उसकी मैनेजमेंट को भी लगता है कि भाई ये भी तो 2 नंबर का धंधा कर रहा है, हमने थोड़ा सा भी इससे चुरा लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये जो क्या फ़र्क पड़ता है, दिस इज़ एटीट्यूड और रैशनलाइजेशन। और ऐसे ही टीचिंग इंडस्ट्री में क्या फ़र्क पड़ता है, अगर कुछ बच्चों के नंबर हमने अनएथिकल तरीके से लेके उनके बिना परमिशन लिए उनको मैसेज कर दिया, या हमने उनको अपने इंस्टीट्यूट की गलत इमेज दिखा दी। मैं एक सिंपल सी बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या मेरे साथ भी है, और मैं बोल रहा हूँ, मैं पहले तो मैं इसको अंडरटेक करता हूँ, मैं इसको ओन करता हूँ कि जो मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो पास होते हैं, दे आर ऑलवेज लेस देन जो नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल होते हैं। क्या ये बात कोई बोल सकता है, ऑन रिकॉर्ड कोई बोलता है? मैं बोल रहा हूँ भाई, आई ओन इट। मैंने एक जगह इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू में मैंने ये बात बोली कि मैं इसको ऑनेस्टली बोलता हूँ, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट पास होते हैं, दे आर लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फेल हुए हैं। यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फेल हुए हैं वो ज़्यादा होते हैं, वो हर किसी के साथ होते हैं, ये कोई नहीं बोलता। 5 रैंक होल्डर की फोटो लेके अपनी बोर्ड पे घूमते रहते हैं। एनीवेज, तो ये है सर एटीट्यूड और रैशनलाइजेशन। जरा अब इसको आई होप आपको इसका मतलब समझ आ गया। अब इसके अंदर की चीज़ें पढ़ते हैं, बहुत सारी हैं और एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला है इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन। कंपनी की वैल्यूज़ और एथिकल स्टैंडर्ड्स ही प्रॉपरली कम्युनिकेटेड नहीं है, या फिर इनएप्रोप्रिएट वैल्यू और एथिकल स्टैंडर्ड्स कम्युनिकेटेड। देखिए 2 चीज़ें, एथिकल वैल्यूज़ और स्टैंडर्ड्स कम्युनिकेटेड ही नहीं है, या फिर इनएप्रोप्रिएट एथिकल वैल्यूज़ और स्टैंडर्ड कम्युनिकेटेड है। समझिए, एथिकल वैल्यू और स्टैंडर्ड हमने बताए नहीं, या हमने क्या दिखाया, हमने बताए हैं लेकिन हमने खुद बुला रहे चलता है, रेशो दे के काम करा लिया करो। सो वी कम्युनिकेटेड, बट वी कम्युनिकेटेड द इनएप्रोप्रिएट वैल्यूज़ और एथिकल स्टैंडर्ड्स। हेलो, बात समझ आती है? ग्रेट, लीजिए अब आगे बढ़ते हैं। देन जिन लोगों का फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, जिन लोगों का फाइनेंस से कुछ लेना देना नहीं है कंपनी में, वो लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़। यानी कि लाला ज़्यादा इन्वॉल्व है, यानी कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ लाला के बारे में सोच रही है। ओके, हिस्ट्री ऑफ वायलेशंस। सर जो लोग यहाँ पे टॉप ऑफ द चेयर पे बैठे हैं, पीपल सिटिंग एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, सीनियर मैनेजमेंट, TCWG, उनकी हिस्ट्री ऑफ वायलेशन है, चाहे सिक्योरिटी लॉ की या अदर लॉज एंड रेगुलेशन की। ओके, अब आज की डेट में विजय माल्या सर कहीं का हेड बन जाए जाके, या नीरव, कौन था वो, नीरव मोदी, तो आप बताइए वहाँ के एम्प्लॉयज़ क्या सोचेंगे? अरे कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। देन उसके बाद पूरी एंटिटी की नज़र स्टॉक प्राइस पे रहना। एंटिटी का पूरा जोर शोर यही कि भाई हमें तो बस अपना शेयर प्राइस मेंटेन रखना है। एक बार आदित्य पुरी जी के बारे में पढ़िएगा, प्लीज़ आदित्य पुरी जी के बारे में रिसर्च कीजिए, उन्होंने लेटेस्ट कोरोना के बारे में क्या बोला था, कौन है ये व्यक्ति, इनके बारे में पढ़िएगा। 25 साल का रिकॉर्ड देखिएगा ज़रा इनका, कमाल। स्टॉक प्राइस से कोई लेना देना ही नहीं, बस क्वालिटी बिजनेस, दैट्स इट। ओके, देन उसके बाद 4 तो हमने कर लिए। पहले तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड था, दूसरा था सर नॉट रिक्वायर्ड पार्टिसिपेशन, मतलब अनरिक्वायर्ड पार्टिसिपेशन होना, वॉलेशंस की हिस्ट्री, मैनेजमेंट का इंटरेस्ट सिर्फ स्टॉक प्राइस पे होना, राइट। अब बाकी देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, येस बैंक का एग्जांपल लीजिए। कमिटिंग टू एनालिस्ट, क्रेडिटर, अदर थर्ड पार्टीज टू अचीव एग्रेसिव और अनरियलिस्टिक फॉरकास्ट। येस बैंक ने बहुत जल्दी मार्केट में शेयर बनाया, लेकिन कैसे बनाया?
ऐसे लोगों को लोन देके जिनसे या तो किकबैक मिल रहे थे राणा कपूर को, या फिर जहां पे पूरा पक्का विश्वास था कि पैसे डूबेंगे ही डूबेंगे, राइट। और ऑन द कॉन्ट्ररी HDFC को देखिए, राइट, आपको चीजें समझ आएंगी, राइट। सो एटीट्यूड राणा कपूर का रैशनलाइजेशन होगा, अरे भाई लोन तो देना ही है, कोई तो देगा इनको लोन, हम क्यों ना दें। ओके, देन मटेरियल वीकनेस मैनेजमेंट को पता है, लेकिन मैनेजमेंट उसे ठीक नहीं करना चाहती है। टैक्स मोटिवेटेड रीजंस की वजह से हम लोग हमेशा जो है मिनिमाइज करना चाहते हैं अपने रिपोर्टेड अर्निंग्स को। मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक बहुत बड़ी कंपनी है, मैं पर्टिकुलरली उसके कभी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करता, जस्ट बिकॉज आई ऑलवेज फाइंड कि भाई वहाँ पे एथिक्स की कमी है। देन लो मोरल अमंग सीनियर मैनेजमेंट हमेशा परेशानी दिखती है, हमेशा उसके ऊपर एक अनड्यू प्रेशर सा दिखता है। वो बहुत काबिल लोग हो सकता है सीनियर मैनेजमेंट के अंदर, लेकिन बिकॉज ऑफ द ओनर्स, बिकॉज ऑफ द प्रमोटर्स, एक तरह का प्रेशर रहता है उनके ऊपर। ओके, देन पर्सनल एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन में कोई डिफरेंशिएशन ना होता हो, एंड डिस्प्यूट रहता हो, डिस्प्यूट बिटवीन शेयर होल्डर इन अ क्लोजली हेल्ड एंटिटी। ओके, इसके बारे में एक बार इंडिगो के बारे में रिसर्च कीजिएगा, इंडिगो के जो दोनों को फाउंडर्स हैं उनके बीच का क्या डिस्प्यूट था। आपको हिंट्स दे रहा हूँ, आपको ये सब चीज़ें समझ आएंगी रियल लाइफ के अंदर, राइट। सो ये थे एटीट्यूड्स एंड व्हाट रैशनलाइजेशन। एक पॉइंट और जल्दी से कवर कर लेते हैं, रेकरिंग अटेम्प्ट बाय मैनेजमेंट टू जस्टिफाई मार्जिनल और एन इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियलिटी। देखिएगा, अरे इतना तो चलता है, दिस इज द रैशनलाइजेशन एंड एटीट्यूड। इसके बारे में बोलूँगा कि इन्फोसिस के बारे में आप पढ़िएगा। इन्फोसिस, ये जो इन्फोसिस, टाटाज, these are masters of corporate governance। मैं इन दोनों को, इन्फोसिस, टाटा, विप्रो, इन तीनों को मैं हमेशा ऐसे देखता हूँ, राइट। सो दीज आर दी फ्रॉड रिस्क फैक्टर व्हेन इट कम्स टू फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एंड फ्रॉड रिस्क फैक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: इंसेंटिव, प्रेशर, अपॉर्चुनिटीज, एटीट्यूड एंड रैशनलाइजेशन। अब ये चीज़ मैं आपको सौंप रहा हूँ, ये आप पढ़ेंगे। ये किसके हैं? ये हैं फ्रॉड रिस्क फैक्टर रिलेटिंग टू मिस स्टेटमेंट अराइजिंग फ्रॉम मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। ओके, ये चीज़ एक जो है आप पढ़ने वाले हैं। देन अब आ जाते हैं सर चैप्टर के सेकंड लास्ट टॉपिक पे। सर आप बोलोगे कि आपने इसमें 143 सबसेक्शन 12 नहीं पढ़ाया। बेटा 143 सबसेक्शन 12 हम लोग पढ़ते हैं कहाँ पे? कंपनी ऑडिट के अंदर। इसके अंदर एक कारों से रिलेटेड भी टॉपिक है, वो हम पढ़ते हैं कारों के अंदर। ओके, कारों के अंदर भी फ्रॉड की रिपोर्टिंग होती है, तो हम रेलिवेंट चैप्टर्स के साथ पढ़ते हैं। देन सर्कमस्टांसेस रिलेटिंग टू पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, बेसिकली वो सर्कमस्टांसेस जो पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड को इंक्रीज करते हैं। तो 4 हैं और इनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट। एग्जाम्पल, हाउ डिस्क्रिपेंसी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड विल इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, बिल्कुल सिंपल। और what are the things that are present in the accounting records in the form of discrepancy that will increase the possibility of fraud। इस तरह से आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 4 सर्कमस्टांसेस हैं, फिर उनके आगे इनकी सब डिवीजन, जैसे इसके कुछ 6-7 पॉइंट होंगे, इसके कुछ 6-7 पॉइंट होंगे, इसके कुछ 6-7 पॉइंट होंगे, इसके कुछ 6-7 पॉइंट होंगे। मतलब 6-7 से मतलब है 4 से 7 पॉइंट के बीच में सबके पास है, राइट। चलिए अब इसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। तो पहले तो चारों की हेडिंग पढ़ लेते हैं कि कौन से 4 सर्कमस्टांसेस हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड में। डिस्क्रिपेंसी, कॉन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंस, प्रॉब्लमेटिक और अनयूजुअल रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिटर एंड मैनेजमेंट एंड अदर्स। सो अकाउंटिंग रिकॉर्ड में डिस्क्रिपेंसी में हमारे पास 5 सब हेडिंग्स बनती हैं। नंबर 1, ट्रांजैक्शंस प्रॉपर्ली, देखो रिकॉर्डिंग मैंने लिख दिया, याद करने के लिए आसान, रिकॉर्डिंग लिख दिया। ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं हुई, टाइमली रिकॉर्ड नहीं हुई, करेक्ट अमाउंट, करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से, करेक्ट अकाउंट में, क्लासिफिकेशन बोले तो अकाउंट में प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं हुई। देन बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं जिन जो अनसपोर्टेड हैं या अनऑथराइज है, यानी कि आपके पास परचेज तो ट्रांजैक्शन तो है लेकिन बिल नहीं है, आपके पास परचेज है, बिल है, लेकिन उस बिल पे अप्रूवल नहीं है। ओके, एडजस्टमेंट्स, लास्ट मिनट एडजस्टमेंट्स, कट ऑफ प्रोसीजर से पकड़ेंगे हम लोग ये चीज़ें। तो लास्ट मिनट एडजस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हुई हैं और उनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे काफ़ी मेजर इंपैक्ट आ रहा है। दिस इज इंडिकेटिंग व्हाट? फ्रॉड। आइए देन इसके बाद एम्प्लॉई एक्सेस, एम्प्लॉयज़ के पास जो है ज़रूरत से ज़्यादा एक्सेस है, जो नेसेसरी था टू परफॉर्म देयर ऑथराइज ड्यूटी उससे ज़्यादा एक्सेस है। टिप्स और कंप्लेंट्स मिलती हैं ऑडिटर को कोई फ़ोन करके टिप दे रहा है, ऑडिटर साहब मैं आपको बताता हूँ, कल ऑफिस में जाके लाल वाली फाइल के नीचे 3 पन्ने पलट के देखिएगा, आपको सबूत मिल जाएगा फ्रॉड का, राइट। सो टिप्स मिल रही हैं ऑडिटर को। तो ये है, दीज आर द थिंग्स विच इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। डिस्क्रिपेंसी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड में एक तो रिकॉर्डिंग सही नहीं है, ट्रांजैक्शंस हैं लेकिन अनसपोर्टेड है, अनऑथराइज्ड हैं, नियर ईयर एंड एडजस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, एम्प्लॉय के पास ज़रूरत से ज़्यादा एक्सेस है और ऑडिटर को क्या मिल रही है? टिप्स मिल रही है। देन कॉन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंस। ओके, मैंने इसको बहुत ही स्ट्रैटेजिकली, आप आईसीए की स्टडी मैट में देखेंगे 8 पॉइंट्स हैं, मैंने 7 लिखे हैं और मैंने 7 को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहले डॉक्यूमेंट्स, फिर अनएक्सप्लेन्ड आइटम, देन रिस्पॉन्सेज। डॉक्यूमेंट्स, या तो डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है या डॉक्यूमेंट्स ऑल्टर लग रहे हैं और आपके पास जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की कमी है। आपको आप डॉक्यूमेंट्स मांगते हो, बार बार फोटो कॉपी दे देते हैं आपको। हाँ जी, बार बार क्या देते हैं जल्दी बताइए? फोटो कॉपी।
ओके, जबकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एग्जिस्ट करने चाहिए थे, लेकिन वो आपको फोटोकॉपी पकड़ा रहे हैं. सो दिस इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड. या तो डॉक्यूमेंट मिसिंग है, या तो ऑल्टर्ड है, या आपको फोटोकॉपी और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट से पकड़ा जा रहे हैं जबकि ओरिजिनल प्रेजेंट थे. देन अनएक्सप्लेन्ड आइटम्स और रिकंसिलेशंस आर देयर. व्हाट इज रिकंसिलेशन? 2 रिपोर्ट्स निकलती हैं, दोनों रिपोर्ट्स के रिजल्ट जो है सेम होने चाहिए एक पर्टिकुलर आइटम को लेकर, लेकिन वो सेम नहीं है, और एक्सप्लेनेशन भी नहीं आ रही कि भाई वो सेम क्यों नहीं है. वेरी सिंपल, 2 रिपोर्ट्स निकलती हैं और दोनों रिपोर्ट्स का सर जो रिजल्ट आ रहा है सेम आइटम को लेके वो सेम नहीं है, लेकिन उसकी कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है. ओके, सो बहुत सारे आइटम्स हैं, बहुत सारे खर्चे जो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे, बहुत सारी चीज़ें जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, और रिकंसिलेशंस के भी आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. देन उसके बाद रिस्पॉन्सेज. मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स आता है, लेकिन एक कुछ बोलता है, दूसरा कुछ बोलता है. इनकंसिस्टेंट रिस्पॉन्स. बाहर से हम क्वेश्चंस पूछते हैं, या तो बहुत कम, अगर हमने 1000 लोगों से मान लो एक्सटर्नल कंफर्मेशन मांगी, एक ऐसी वेग एग्जांपल ले रहा हूँ, सिर्फ 2 ने रिप्लाई किया, या भाई 1000 के 1000 ने रिप्लाई कर दिया, दोनों ही सिचुएशन बहुत गलत है. 1000 के 1000 ने रिप्लाई कर दिया, टू गुड टू बी ट्रू. देन अनयूजुअल डिस्क्रिपेंसी है बिटवीन एंटिटीज रिकॉर्ड एंड कंफर्मेशन रिप्लाईज. यानी कि बहुत ज़्यादा, अगर मैं ऑडिट की भाषा में बोलूँ तो एक्सेप्शंस हैं, ऐसे 505 की भाषा में बोलूँ तो एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा है. ओके, लीजिए, तो हमारे 2 पॉइंट्स कवर हो गए इसमें. तीसरे पॉइंट पे चलते हैं जल्दी से. प्रॉब्लमेटिक और अनयूजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट. अब मैंने इसको भी सर स्ट्रेटेजिकली डिवाइड कर दिया सिर्फ 4 पार्ट्स में. आइए, सबसे पहले डिनाइल. मैनेजमेंट सर आपको रिकॉर्ड्स नहीं दे रही है, मैनेजमेंट आपको लोगों का एक्सेस ही नहीं दे रही है. लीजिए, मैनेजमेंट क्या करे? डिनाई, कि आपको रिकॉर्ड्स नहीं मिलेंगे जी, आप इससे बात नहीं कर सकते, आप उससे बात नहीं कर सकते, और उसके पीछे के रीज़न भी नहीं दे रही है. मैनेजमेंट आपको आईटी ऑपरेशन स्टाफ से मिलने नहीं दे रही है कि आप भाई उस पर कुछ कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स लगा के ऑडिट कर पाओ. मैनेजमेंट अनड्यू टाइम प्रेशर बना रही, जल्दी करो ऑडिट, जल्दी करो ऑडिट, जल्दी करो. अनयूजुअल डिले, आप मैनेजमेंट से बुक्स मांगते हो, कोई सामान मांगते हो, हाँ आ रही है, हो जाएगा, टाइम निकाले जा रही है. एंड अनविलिंगनेस, ऑडिटर को एक्सेस नहीं दी जा रहा. फिर से वही बात सर, ऑडिटर को इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स का एक्सेस नहीं दिया जा रहा कि ऑडिटर कैट लगा के कुछ कर सके उस पर, यानी कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स लगा के उस पर अपने कुछ प्रोसीजर्स फॉलो कर सके. मैनेजमेंट ना डिस्क्लोजर्स ऐड करने को तैयार है, ना रिवाइज करने को तैयार है जो इनअप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर्स है. और जो आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसीज थी, ऐसे 265, आई होप आपको याद होगा, कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इंटरनल कंट्रोल टू दोस चार्ज विद गवर्नेंस, वो एड्रेस भी करने को तैयार नहीं है, वो ठीक भी करने को तैयार नहीं है. ओके, तो कितने पॉइंट्स बन गए जरा देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 हैं टोटल, मैंने 4 में डिवाइड कर रखे हैं. तो सबसे पहले आपको ये देखना, डिनाइल किस चीज़ का? आपको रिकॉर्ड्स का एक्सेस नहीं दिया जा रहा है, आपको आईटी ऑपरेशन स्टाफ से बात करने नहीं दी जा रही है. टाइम प्रेशर, अनड्यूली आपको बोला जल्दी करो जल्दी करो. अनयूजुअल डिले, आपसे बोला जा रहा भैया हो जाएगा, मिल जाएगी किताबें, रुक जाओ भी, वो भाई से बाहर गए हो, उनके पास है. अनविलिंगनेस, ना आपको सर वो कंप्यूटर सिस्टम के एक्सेस दे रहे हैं, ना आपसे वो डिस्क्लोजर्स वगैरह ना वो डिस्क्लोजर्स ऐड कर रहे हैं, ना रिवाइज कर रहे हैं, और ना ही वो कम्युनिकेटेड डेफिशिएंसीज को इंप्रूव कर रहे हैं. देन कमिंग टू द अदर्स पॉइंट, और अदर्स में क्या है सर हमारे पास? अनविलिंगनेस बाय मैनेजमेंट टू परमिट द ऑडिटर टू मीट प्राइवेटली विद दोस्त विद गवर्नेंस. आपको टीसीडब्ल्यूजी से मिलने नहीं दिया जा रहा, राइट? आपके पास आपके और अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं आपकी, लेकिन इंडस्ट्री नॉर्म से वेरिएंट है, इंडस्ट्री नॉर्म से अलग जा रही हैं. एक बेसिक सी बात बताता हूँ, ऑल्दो तो गलत ही है, बट फिर भी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन का एक इंडस्ट्री नॉर्म है, आप उसे फॉलो नहीं कर रहे. या फिर हो सकता है आप एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री में सारे लोग जो हैं एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट करते हैं एक आइटम की, आप उसे फॉलो ही नहीं कर रहे हैं. ओके, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में बहुत फ्रीक्वेंट चेंज हो रहे हैं, लेकिन रियल सर्कमस्टांसेस उन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में होते हुए चेंजेस के लिए, उन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में होने वाले चेंजेस को वाउच नहीं कर पा रहे हैं. यानी कि सर्कमस्टांस तो पहले जैसे ही हैं, लेकिन आपके एस्टिमेट बदले जा रहे हैं, तो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको रीज़न नहीं दे पा रहे हैं. ओके, एंड कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियाँ उड़ती रहती हैं, पॉलिसीज़ की धज्जियाँ उड़ती रहती है, लेकिन हम टॉलरेट करते रहते हैं. तो ये वो कंडीशंस हैं जिससे फ्रॉड के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड जो है वो बढ़ जाती है, राइट? लीजिए, अब चलते हैं चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे, ऑडिटर अनेबल टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट. और उसके बाद मैंने आपके लिए स्पेशली एक आर्टिकल भी डाला हुआ है, मैंने अभी डाला है नोट्स में, तो हमारे जो पुरानी बुक्स है उसमें नहीं होगा, मैंने क्लास में ज़रूर डिस्कस किया होगा. ये देखिए, PwC resigns as Reliance Capital auditor over certain transactions. ये लिखने वाले व्यक्ति का नाम है जयश्री पी उपाध्याय, और ये 12 जून 2019 को 1:17 पे अपडेट हुआ था. कहाँ पे? लाइव मिंट वेबसाइट पे, और उसी से सर आप इस टॉपिक को बड़ी अच्छी तरह समझ सकते हैं. सो अब क्या हुआ? मिस स्टेटमेंट है. मिस स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ फ्रॉड है या सस्पेक्टेड फ्रॉड है? मिस स्टेटमेंट है, ये बात पक्की है, और देयर आर हाई चांसेस दैट मिस स्टेटमेंट इज बिकॉज ऑफ फ्रॉड, और या फिर ये डिसाइड हो चुका है मिस स्टेटमेंट इज बिकॉज ऑफ फ्रॉड. सो मिस स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ फ्रॉड है या सस्पेक्टेड फ्रॉड है? ऑडिट, ध्यान सुनिएगा,
द ऑडिटर एनकाउंटर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। अब इस मिसस्टेटमेंट की वजह से ऑडिटर को लगता है भैया ये एक्सेप्शनल सिचुएशन है, एंड दिस ब्रिंग्स इनटू द क्वेश्चन माय एबिलिटी टू कंटिन्यू परफॉर्मिंग द ऑडिट। और इसकी वजह से सर मुझे लग रहा है कि भाई मैं अपना ऑडिट जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। मिस स्टेटमेंट मिल चुकी है बिकॉज ऑफ फ्रॉड, या फिर मिस स्टेटमेंट तो मिल चुकी है लेकिन अभी फ्रॉड के ऊपर हमें शक है, सस्पेक्टेड फ्रॉड है, बट जो भी है उसकी वजह से मैं इस पोजीशन में आ गया हूं कि मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करूंगा रिपोर्टिंग की। किस चीज की रिपोर्टिंग की? सर ये जो मुझे फ्रॉड मिला है उसकी रिपोर्टिंग की। आप इसे रिलेट कर सकते हैं सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 कंपनीज एक्ट रेड विद रूल नंबर 13 से। याद रखिएगा यहां पे बात हो रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट से। फिर मैं कंसिडर करूंगा विड्रॉल, मैं विड्रॉ कर सकता हूं या नहीं, आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 से। ओके, आई विल कंसिडर the withdrawal, whether it is appropriate to withdraw from the engagement and where withdrawal is possible under applicable law regulation. तो yes it is possible 142 लगा के। एक बार मैंने सर देख लिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट, फिर मैंने अपने देख लिया भाई मैं विड्रॉल कर सकता हूँ नहीं, फिर मैं आऊंगा भाई किस पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट द विड्रॉल, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट द विड्रॉल। मैं इसमें क्या करूंगा, पहले तो एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट से डिस्कशन करूंगा, TCWG से डिस्कशन करूंगा कि भाई मैं विड्रॉ करना चाहता हूं, उसके रीजंस ये, और साथ साथ में फिर मैं देखूंगा कि भाई क्या कोई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस विड्रॉल को रिपोर्ट करने की। जैसे 140 सबसेक्शन 2 में हम लोग पढ़ते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है, बताना पड़ता है, रीजंस देने पड़ते हैं आपको। कम ऑन, राइट। सो देखिए क्या क्या हुआ। अगर ऑडिटर, पहले तो क्या हुआ, एक मिस स्टेटमेंट मिल गई, फ्लो समझिए, मिस स्टेटमेंट मिल गई। मिस स्टेटमेंट है बिकॉज ऑफ फ्रॉड या सस्पेक्टेड फ्रॉड, एंड वो इस नेचर की है, कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस बन गया है, और मुझे अब यही सवाल मेरे आगे उठता है कि मैं कंटिन्यू करूं या ना करूं। ओके, अगर ये सवाल मेरे सामने उठ रहा है तो भाई सबसे पहले मैं देखूंगा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट क्या है, 143(12) कंपनीज एक्ट। फिर मैं कंसिडर करूंगा विड्रॉल 140 सबसेक्शन 2, और फिर मैं कंसिडर करूंगा एक तो डिस्कशन विद मैनेजमेंट एंड DCWG रिगार्डिंग विड्रॉल एंड रीजंस, एंड माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट द विड्रॉल विद द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी और द पर्सन हु मेड द अपॉइंटमेंट। ओके, लीजिए अब एक बार इस केस पे भी जल्दी से नजर मार लीजिए, मैं एक सुपर फास्ट तरीके से पढ़ देता हूँ आपके लिए। देखिए, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड स्टैट्यूटरी ऑडिटर PwC LLP resigned without submitting its audit report for the fiscal 2019, the company said in a stock exchange filing। बहुत बढ़िया जी, रिलायंस वालों ने बताया जी हमारे ऑडिटर्स ने रिजाइन कर दिया था। In its resignation letter, PwC stated as a part of the ongoing audit of financial year 19, it noted certain observations and transactions which in its assessment, if not resolved satisfactorily, might be significant or material to the financial statement। क्या बात है, एग्जैक्टली आप रिलेट कर पा रहे होंगे इस समय इसको, क्योंकि भाई यहां पे देखिए क्या मिला, और PwC को क्या मिला, PwC को मिला एक मिस स्टेटमेंट, PwC को मिली एक मिस स्टेटमेंट, वेदर इट वाज फ्रॉम फ्रॉड और फ्रॉम सस्पेक्टेड फ्रॉड, एंड दैट इज एन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस जिसने PwC के सामने क्वेश्चन लाके खड़ा कर दिया कि PwC अब कंटिन्यू करे एज अ ऑडिटर या नहीं। Auditor raised the issue with the company from time to time, starting February 19, said in PwC resignation letter uploaded on the website of the Ministry of Corporate Affairs. The letter further said that the audit firm did not receive any substantive or satisfactory response to the question raised. So अब ऐसे circumstances बन चुके हैं that auditor is questioning itself that whether I should continue or not. Accordingly, the audit firm sent a letter dated 24 April 2019 under the provision of section 143(12), responsibility to report, come on, responsibility to report, okay, of the Companies Act 2013, read with rule number 13। ये हमारा पड़ोसी का डॉगी है। ओके, सो द ऑडिट फर्म सेंट अ लेटर डेटेड, अगर पता नहीं आपको आवाज आ भी रही थी या नहीं, द ऑडिट फर्म सेंट अ लेटर डेटेड 24 अप्रैल 2019, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 140 सबसेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट रेड विद रूल नंबर 13 2A टू द मैनेजमेंट एंड ऑडिट कमेटी ऑफ द कंपनी। जिन्होंने सर पढ़ा हुआ है उनको याद आ गया होगा, पहले मैनेजमेंट को भी जाएगा लेटर, बता दिया हमने, किसको बता दिया, हमने बता दिया सर जी मैनेजमेंट को। Then PwC added that the company threatened to, the company that is Reliance Capital Limited threatened to initiate legal action against the firm, which further impair its ability to complete the audit in fair manner. Threat to independence, intimidation threat, लिखा भी है, such actions create an intimidation threat for us and prevent us from performing its duty as a statutory auditor and exercising independent judgment in making a report to the members of the company, PwC said in the resignation letter. The audit firm said that these actions impaired its independence and hence it was no longer in a position to complete the audit and instead felt compelled to withdraw। लीजिए, रिपोर्टिंग कर दी, विड्रॉल कर लिया,
और विड्रॉल के बाद भी ध्यान रखिएगा, विड्रॉल के बाद भी उसने क्या किया होगा, एक तो पहले तो मैनेजमेंट से डिस्कशन किया होगा, टीसीएलबी से डिस्कशन किया होगा कि विड्रॉल कर रहा हूँ, विड्रॉल के रीजंस ये हैं, और साथ साथ में इन्होंने ये भी देखा होगा कि उनकी कोई रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी विड्रॉल से रिलेटेड या नहीं, सेक्शन 140 सब सेक्शन 2। लीजिए चैप्टर हो गया खत्म। 57 मिनट लगे सर हमें चैप्टर खत्म करने में, 57 मिनट, और काफ़ी बढ़िया से कवर कर दिया हमने इसको। चलिए जी, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।